कोई 2 नंबर है, उसको चाहिए कि भाई मैं टाटा, बिरला, अंबानी बन जाऊं। नहीं, 2 नंबर बन नहीं सकता। नहीं, 1 नंबर बन सकता है। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसकी जिंदगी चमकने वाली है? एक तो 9 नंबर वाले जर्सी के जो 9 मतलब टोटल 9 पे आता है, एक तो उनकी किस्मत चमकेगी। 2027 के बाद हो सकता है विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा ना दिखे। क्यों संन्यास लेने वाले हैं? वास्तु कितना रोल निभाता है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए? मैम बहुत निभाता है। वास्तु हो गया, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। अगर आपकी घर की टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है तो उस घर में कैंसर होगा ही होगा। बिल्कुल सच बात है। अभी बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं वॉर को लेके। ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी है आज की डेट में जिनको शांति पसंद नहीं आता। ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि आपने एक्टिंग फील्ड को छोड़कर इस विद्या में आ गई? हम तो सब चाहते हैं हम सभी बिलियनर क्रिकेटर बने, हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, पर हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सच का आईना में। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं जो कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें सच बताते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो बिफोर कोविड एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, लेकिन जो डेस्टिनी को मंजूर होता है होता वही है। कोविड का टाइम आया, बहुत लोगों के लिए बहुत चीज़ें बदली, इनके लिए इनकी राह ही बदल गई। जहाँ ये लोगों को अपने किरदार दिखाती थी, हंसाती थी, आज इनका किरदार अलग तरीके से हो गया। इनको कॉलिंग हुई एस्ट्रोलॉजी की, इनको कॉलिंग हुई टैरो रीडिंग की, इनको कॉलिंग हुई न्यूमरोलॉजी की। तो आज ये लोगों का किरदार बताती हैं कि लोगों को कौन सी दिशा में जाना चाहिए। तो आइए वेलकम करते हैं जागृति का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। कैसी हैं जागृति आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए। आप बहुत कैसे? बढ़िया। जागृति, आप बिफोर कोविड आपने बताया कि जैसे आप टीवी सीरियल्स में काम करती थी, तो ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि आपने एक्टिंग फील्ड को छोड़कर इस विद्या में आ गई जिसमें आपने लोगों को बताना शुरू किया कि आपके लिए सही राह कौन सी है, आपको क्या अपनी लाइफ के लिए चॉइस करना चाहिए? मैम ऐसा है, मैं कहूँगी कि लॉकडाउन के बाद से ये स्टार्ट हुआ तो ये गलत होगा। बचपन से ही मैं इंट्यूटिव रही हूँ, बचपन से ही ऐसे डाउनलोड्स, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना डाउनलोड्स एंड एवरीथिंग, तो वो तो थ्रू आउट लाइफ में होता ही था बचपन से। कुछ कुछ कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि मैंने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया, जैसे काली जबान वगैरह कुछ बोलते, तो सच में वो होता भी था। तो बहुत लोग आए भी थे, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली ज्यादातर जो मेरे आसपास रहते थे, तो वही बोलते तो कुछ अजीब नहीं है क्या, अजीब कैसे बिहेव करते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं कि। और दूसरी चीज मैं अगर आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो 20 में ग्रेजुएशन, 25 में शादी, 30 में बच्चे, वो वाली सिचुएशन नहीं रही। राइट। तो प्रैक्टिकली कहूँ तो ये भी डिफरेंट जोन में हमारा लाइफ चला जाता है। और एक हीलर क्वालिटी होती है, एक इंट्यूशन होती है, और मेन जब हमारा लाइफ का पर्पस जो हमें पता चलता है वो आफ्टर 35-40 प्लस में पता चलता है, और फिर देन वी रीच टू सर्टन लेवल। तो बस यही मेरा मिशन फिर स्टार्ट हो गया। ओके। तो अभी आप किस पे ज्यादा फोकस करती हैं, टैरो रीडिंग पे या न्यूमरोलॉजी पे? मैम मैं टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और वास्तु भी करती हूँ कभी कभी। ओके। पर मेन मेरा फोकस जो है वो टैरो से रिलेटेड है। और क्योंकि उसमें टैरो क्या होता है, एनर्जी बेस है। सो वी डील विद द लाइक नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हमारे दुनिया में रहती है, बिल्कुल ये तो रहती हमें है पता है। जी। और ये यही बैलेंस करता है पूरे अर्थ को, नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों है, हमेशा से है और हमेशा रहेंगे आगे भी। बिल्कुल। तो जब तक वो एक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं आ जाता तब तक वो नेगेटिविटी रहेगी, हालांकि वो बाद में बात करेंगे। पर ये है कि जैसा अभी के लिए मेरा टैरो और न्यूमरोलॉजी में ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये है कि मॉडर्न जमाना भी है और जेनजीस का जमाना है, तो हमको सारी चीजें फास्ट फास्ट चाहिए। तो अभी आप जैसे कुंडली और पामिस्ट्री और सनातन हमारी देन है, हम उसको मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पर उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। और ये कैसा, अभी जैसे मेरे हाथ में कार्ड्स है, आप मुझे कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं तुरंत उसका यस नो आंसर कर दूंगी। न्यूमरोलॉजी में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछूंगी, ये ट्रेड्स है, मैं बता दूंगी। नहीं तो इसमें जैसे आपने कहा कि वैदिक ज्योतिष की आपने बात करी, क्योंकि एज अ प्रोफेशन अगर मैं
मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं वैदिक ज्योतिष हूँ। ठीक है, उसमें हमें पता होता है कि उसकी जो गणना है वो एक्यूरेट होती है, उसको हम ग्रहों के साथ मिलाते हैं। लेकिन टैरो रीडिंग या न्यूमरोलॉजी की गणना सिर्फ आप ग्रहों के साथ नहीं कर रहे हो। अभी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर एज अ क्लाइंट मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे फाइनेंस को लेके मेरे को प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मुझे कौन सा नंबर करेंगे? क्योंकि देखिए मैं 3 नंबर हूँ, ठीक है, और पैसा और लग्जरी 6 नंबर, तो 3 और 6 तो राइवल है, तो फिर आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगी? सबसे पहली चीज तो जो टैरो है ना, उसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। नहीं, ये मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रही और हूँ। न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ रहेगा। न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ आपने जैसे 3 नंबर आपका बताया, तो 3 नंबर वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में फील्ड में जान जाते हैं, ज्यादातर मैनेजर लेवल के होते हैं, क्योंकि उनके पास डेप्थ ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान का भंडार जिसे कहते हैं वो होता है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि हमारे बॉलीवुड में करीना कपूर, सारा अली खान, ये सारे 3 नंबर है। तो आप अभी सोचेंगे कि 3 नंबर वाले मैं बोल रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए, तो ये तो सारे बॉलीवुड में तो सारे स्टार्स ही 3 नंबर वाले हैं। तो दैट इज अ डेस्टिनी। तो आ गया ना फिर इसमें, दैट इज डेस्टिनी। तो सिर्फ इसका मतलब नंबर्स भी काम नहीं करते ना? नहीं, नंबर्स काम नहीं करते हैं, नंबर्स काम करते हैं, आपके एफर्ट्स भी काम करते हैं, ये वाली चीज है। पर दूसरी चीज ये है कि आप जो नंबर्स लेके आए हैं, तो आपको वो भी देखना चाहिए कि क्या आपके ये नंबर्स जो अभी जैसे कोई 2 नंबर है और उसको चाहिए कि भाई मैं टाटा बिरला अंबानी बन जाऊं, नहीं बन सकता। 1 नंबर, 2 नंबर बन नहीं सकता। नहीं, 1 नंबर जो है, 1 नंबर बन सकता है, मतलब 5 नंबर बन सकता है। अब ये ऑडियंस बताएगी, ये 2 नंबर वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज दिए जागृति ने कि 2 नंबर वाला कोई भी टाटा अंबानी नहीं बन सकता, कोई पैसे वाला नहीं बन सकता। तो दिखा दो कोई 2 नंबर वाला। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन 2 नंबर वाला है जो एक अच्छा करोड़पति है या टाटा अंबानी की क्लोज में भी है, सेल्फ मेड। अगर कोई वाइफ बोलेगी कि भाई मैं तो करोड़पति हूँ, मैं तो 2 नंबर हूँ, मैं तो करोड़पति अमीरों से अमीर हूँ, पर उसने शादी की होगी 1 नंबर वाले से या बिजनेसमैन से, तो फिर वो वाला नहीं लेना। अच्छा, वो नहीं लेना, मतलब सेल्फ मेड होना चाहिए, सेल्फ मेड होना चाहिए। तो ऐसा आपने क्यों कहा कि 2 नंबर वाले नहीं हो सकते? रीजन बताइए। जैसे 1 to 9 नंबर्स होते हैं ना, ये सारे हम प्लेनेटरी वाइज भी अगर देखेंगे ना, 1 नंबर गवर्न करता है, जैसे वो इट इज रूल्ड बाय सन। सन के ऊपर तो 1 नंबर बोलते हैं ना, 1 नंबर, उसके ऊपर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 नंबर सक्सेस, लीडरशिप। फिर 2 नंबर आ गया मून से रिलेटेड, ये मून वाले बहुत मूडी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। फिर आते 3 नंबर पे, 3 नंबर आते हैं, वो इन डेप्थ ऑफ नॉलेज भी रहता है और इस नॉलेज का उनको घमंड भी रहता है 3 नंबर वालों को। नहीं, यहाँ तो आप गलत है जी, मुझे तो कभी कोई घमंडी नहीं कह सकता। कह सकता है कोई घमंडी तो जरूर बताना भाई। आप ऐसा है मैम, आप खुद ही इस फील्ड से है और आप एक हीलर का काम कर रहे हैं, तो आप घमंडी आपके अंदर वो इनबिल्ट नहीं होगा। हालांकि ये मैं ओवरऑल सबके लिए बात कर रही हूँ, ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं, पर आपके जो कर्म है कि आप दूसरों को कितना हील करते हैं। आप अभी जैसे मैं आपसे पहली बार मिली, मुझे आपसे इतनी पॉजिटिव एनर्जी, और आपसे पहले आपकी टीम से इतनी पॉजिटिव एनर्जी, मैंने पहले भी किए वो पॉडकास्ट, लेकिन मेरे को एकदम नेगेटिव और किसी ने कुछ मतलब लाइक अवॉइड करना और ऐसे ही जस्ट मतलब काम करना है, कोलैबोरेशन है। आपसे मेरे को जो इतना अंतर का भाव महसूस हुआ, तो मतलब आपके अंदर तो मैं तो बोलूं, आप चाहे 3 नंबर की बजाय आप चाहे अगर 9 नंबर भी होते अग्रेसिव वाले, या 4 नंबर भी होते थोड़े कहते हैं ना एकदम ये खुन्नस वाले होते, आप अगर 9 नंबर या 4 नंबर के भी होते, लेकिन आपके अंदर की जो हीलर की क्वालिटी है ना, तो वो नंबर सारे फिर उसमें हट जाते, फिर आपका वो ऑरा दिखता है, चेंज हो जाता है। बिल्कुल, इसमें स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा हाथ होती है, बेस स्पिरिचुअलिटी होती है। फिर वो कहते हैं ना कि जब आप हायर सोर्स से जब जुड़ते हैं, तो फिर तो वो नंबर कोई आपका काम नहीं करते। हाँ, महादेव का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद तो है।
अच्छा, आगे बताइए नंबर 4 वाले कैसे मैम होते हैं? नंबर 4 वाले ना, एक्चुअली अगर मैं एग्जांपल देके बात करूँ तो अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर, हम्म और उनका जैसे पर्सनालिटी आपको पता है थोड़े, और 4 नंबर ओवरऑल बात करूँ तो 4 नंबर वाले थोड़े तेज दिमाग के बहुत होते। हम्म हाँ, 5 नंबर होता है बहुत जिद्दी होता है, ये अड़ जाए ना, ये तो करना ही नहीं है तो वो कोई नहीं उसको हिला सकता, फिर वो अपनी मर्जी से ही काम करते। ओके 6 नंबर वाले होते वो बहुत लवेबल होते, हम्म चंचल किस्म के लवेबल होते। 7 नंबर वाले जो होते हैं वो रिसर्चर होते, हम्म उनको हर चीज में एकदम रिसर्च करना होता है, और ये थोड़े दिशाहीन जैसे भी होते, आइसोलेटेड कह सकते हैं। 8 नंबर वाले बहुत प्रैक्टिकल होते, बहुत प्रैक्टिकल, तूने ऐसा किया तो तेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए। 9 नंबर वाले होते हैं ना, वैसे तो ये होते तो थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, पर ह्यूमैनिटेरियन नेचर भी होता है, जैसे हमारे सलमान खान जी हुए। यस, तो ये नंबर्स के ट्रेट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर ऐसे कौन से पार्टनर्स होते हैं, अगर कोई लाइफ पार्टनर बनता है तो आप ऐसे कौन से नंबर्स बताएंगे कि जिनको लाइफ के अंदर बहुत सारे इशू फेस करने पड़ते हैं अगर वो दोनों लाइफ पार्टनर्स बनते हैं तो? मैम एक तो 1 and 1 जो होता है ना, सुपर लकी कॉम्बिनेशन है, जैसे हमारे अंबानी से अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड है 1 and 1, ये पावर कपल। ये 1 और 1 आ गए ना, 2 सूर्य आ गए, एक सूर्य होता है इतना तेज होता है, तो 2 सूर्य आ गए तो फिर आप देखो ये भी सक्सेस का नंबर है, ये भी सक्सेस का, पावर कपल बन जाते हैं। इसमें आपकी एक बात पूछूंगी आपसे, हाँ जी। आपने कहा कि दोनों सूर्य आ गए, तो फिर दोनों पावरफुल हो गए, दोनों डोमिनेटिंग हो गए, तो इसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि दोनों ही डोमिनेटिंग हो गए ना। अगर एक ने कहा तो मुझे ये करना है तो दूसरा कहा मुझे भी यही करना है, तो फिर तो कुछ झुकेगा ही नहीं। इसका न्यूमरोलॉजिकल मैं आपको रीजन बताती हूँ। अगर 1 के साथ 8 नंबर आ गया ना, 8 भी पावरफुल नंबर है और 1 भी पावरफुल नंबर है, तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशन करेंगे। अच्छा, 1 and 1 कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे, 1 and 8 कॉम्प्लिकेशंस करेंगे, 2 and 4 कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। एक चंद्रमा का नंबर, एक राहु का नंबर है। हालांकि 2 नंबर मून का नंबर हम क्वीन का नंबर भी बोलते हैं। ये जो 2 नंबर वाले होते हैं वो भी, उनको भी क्वीन के जैसे ट्रीट होना होता है कि आई एम अ क्वीन, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन वो क्या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मूड स्विंग्स होते हैं। हाँ, और 4 नंबर जो होता है वो मुंहफट होते हैं। तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बड़े होंगे। अच्छा, 2 मूलांक वाले और 4 मूलांक वाले बेस्ट फ्रेंड, मतलब तो तू, तेरे लिए तो मैं छत से कूद जाऊं। अच्छा, लाइफ पार्टनर नहीं बन लाइफ पार्टनर नहीं। ओके। अभी जैसे एक हार्दिक पांड्या और उनके एक्स वाइफ 2 and 4, आपने देखा होगा मिलेंगे तुरंत ही, पर फिर तुरंत सेपरेशन भी हो गया। एक हमारे सदी के महानायक है, वो 2 नंबर मूलांक है और उनकी वाइफ जो है 9 नंबर है। ये 2 and 9 में ये बेस्ट फ्रेंड तुरंत ही बन जाएंगे। देखा होगा उन दोनों ने एक दूसरे को, हाँ भाई पसंद है हो, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो हम सबको पता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है 2 and 4 का, 2 and 9 का। मतलब आपके अकॉर्डिंग नंबर 2, नंबर 4 इनका लाइफ पार्टनर नहीं होना चाहिए। 2 and 9 का नहीं होना चाहिए, 1 and 8 का नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए 1 and 1 का, 1 and 2 का, 5 and 6, 5 and 6, ओहो सुपर कॉम्बिनेशन। जैसे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, और हमारे टेलीविजन में भी बहुत सारे 5 and 6 वाले कपल्स है। वो कुछ भी हो जाए, ये दोनों अलग नहीं होंगे। कितने भी ह्यूमर्स आ जाए, रूमर्स भी आ सकते हैं, सच भी हो सकता है, पर अलग नहीं होंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने नंबर से अकॉर्डिंग। इनके लिए कोई ऐसा खास प्रोफेशन, अगर आप 1 to 9 के लिए अगर प्रोफेशन बताना चाहें कि कैसा प्रोफेशन इनको चॉइस करना चाहिए, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। जी मैम, मैं यही इसी पे ज्यादातर फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी, और सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, क्योंकि उनकी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है ना। बिल्कुल। तो हमारे टाइम में तो मैम मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। बिल्कुल। इनके टाइम में तो मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स है, अभी यूट्यूब चला है, तो इनको तो सारी फैसिलिटीज है, फिर न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं करवाते? तो करवाओ। आप कौन सा नंबर लेके आए हो, 1 नंबर लेके आए हो, बिजनेस में जाओ, लीडरशिप में जाओ, मैनेजर बनो, CEO, ये कर सकते। 2 नंबर है तो फिर आप आर्टिस्टिक कोई क्वालिटी, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग,
ओके। 3 नंबर है तो आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ या मैनेजर लेवल का कोई काम करो जिसमें नॉलेज भरपूर और आप गाइड कर सकते हो किसी को, वैसा वाला कुछ काम करिए आप। 4 नंबर है तो आप पॉलिटिक्स में जाइए। ओके। 5 नंबर है तो अगेन फिर 5 नंबर वालों के लिए ऐसा है ना मैम, 5 नंबर वाले बहुत लकी होते, तो 5 नंबर वाले अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते। अच्छा, उनके लिए पूरा हाँ, ओपन है, कुछ हाँ, भी कर सकते हाँ, हैं। 5 नंबर वाले चलिए। अपनी मर्जी का कोई काम कर सकते। जो 6 नंबर वाले हैं तो ज्यादातर 6 नंबर वाले अगर बॉलीवुड में जाए, एंटरटेनमेंट फील्ड में जाए, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाए, वो बहुत अच्छा है, फॉरेन रिलेटेड। 7 नंबर वाले जो है रिसर्चर होते, ये एकदम जैसे बोलते हैं ना दिमाग की नस उनकी उधर लगी हुई, वो और आइसोलेटेड भी रहते हैं, तो इनको तो रिसर्च में उसी में जाना चाहिए। और पायलट का जॉब हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे वो पूरे प्लेन में आगे जो पायलट बैठता है तो एक वैसा वाला उस फील्ड में, जैसे आईटी एंड ऑल दैट। फिर 8 नंबर वाले जो होते हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 8 नंबर के, उनके पहले के भी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी है मनमोहन सिंह जी, वो 8 नंबर। लॉ के फील्ड में उनको जाना चाहिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड वो करना चाहिए, वो बहुत सक्सेस कर देता है उनको। 9 नंबर वाले जो होते हैं ना, ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं पर थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो उस हिसाब से उनको बॉडी गार्ड, जैसे गार्ड करना किसी को, या फिर बॉडी गार्ड्स की सर्विस हो गई, या तो फिर आप डॉक्टर भी अच्छे बनते हैं, ये होम्योपैथिक डॉक्टर हो गया, मेडिकल फील्ड में भी अच्छा काम करते हैं। स्ट्रिक होते हैं पर नेचर ह्यूमैनिटेरियन होता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ सामने वाले लिए। नहीं तो इसमें प्रोफेशन जैसे आप भूल गए, एक प्रोफेशन ये भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड है जिम ट्रेनर का, क्योंकि मंगल की एनर्जी है। हाँ जी, बॉडीगार्ड बनना एक बार को कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन जिम ट्रेनर बनना जरूर कोई पसंद करेगा। हाँ, मतलब उसी फील्ड में, उसी से कि जिसमें आपका फिजिकल स्ट्रेंथ चैलेंज होता है, वैसा वाला कुछ काम कर सकते, इस टाइप के वर्क कर सकते हैं। चलिए, ये तो रही हमारी नंबर्स की बात और आपने बहुत अच्छे से बताया भी। अब हम आपके दूसरे प्रोफेशन की तरफ चलते हैं जो आपके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है, एक टैरो रीडिंग की। टैरो रीडिंग आजकल जागृति यूजुअली हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई टैरो रीडर बन रहा है। शायद ये बहुत इजी हो गया लोगों के लिए बनना। पर्सनली अगर मेरे को लगता है कि आपको किसी भी ऐसी मोडालिटी के लिए ये एक एज अ क्रैश कोर्स नहीं है, इसके लिए आपको इंट्यूटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर हाई नहीं है तो आप अच्छे टैरो रीडर नहीं बन सकते, क्योंकि आप किसी की लाइफ का प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, लाइफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एनर्जी स्केच कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये टैरो रीडिंग जो है, इसके लिए आप अपने कार्ड्स को कैसे चार्ज करती हैं? आप कार्ड्स को एक जगह पे प्लेस करती हैं, या इसके साथ आप क्या क्या चीजें प्रेडिक्ट कर सकती हैं? थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। मैम, टैरो से सारी चीजें प्रेडिक्ट हो सकती है। आपकी कोई चीज खो गई है, पार्टनर अनब्लॉक कब करेगा, ये मोस्टली यही क्वेश्चन ज्यादातर रहते। अच्छा, रिलेशनशिप के इश्यू रहते हैं, जॉब कब लगेगी, बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरे को फॉरेन का वीजा कब लगेगा। अभी तो हाल में ट्रेंडिंग पे ये भी आया है कि मैम वॉर कब खत्म होगी। तो टैरो से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। और पहली चीज तो टैरो इतना अच्छा टूल है, और आप छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक के भी रीडिंग कर सकते हो। और मैं यहाँ बैठ के, मैं कनाडा वाले जो कोई अगर बंदा मेरे को ऑनलाइन पूछ रहा है तो मैं उनकी भी रीडिंग कर सकती। और दूसरी चीज ये, इनपे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, और विदाउट डेट ऑफ बर्थ पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज जो आपने मेरे को दूसरा प्रश्न पूछा, उसके लिए क्रैश कोर्स है ना, तो मैम ऐसा है कि मैंने खुद ने ऐसा, मैं ये कहती हूँ कि देखिए, अभी पुराने जमाने में, पहले के टाइम में कहाँ एक्टिंग क्लासेस हुआ करते थे, एक्टर नहीं बनते थे क्या वहां पे? वहां से तो कितने पुराने जमाने के सब सुपरस्टार्स वगैरह बन के निकले हैं। और आज आप देखो तो हर जगह बंगलोज, जुहू में ये 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। तो कौन से एक्टिंग क्लास में जाते थे वो लोग? कोई नहीं। उसी तरह से आप अगर ये समझो कि ये टैरो में आपको क्लासेस ही चाहिए, सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, तो ये वाली चीज गलत होगी। आप सिर्फ आप अपने अंदर एक हीलर की क्वालिटी समझते हो कि नहीं, मेरा ये एक सोल मिशन है, मुझे एक काम करना है लोगों को गाइडेंस देने का। अगर आपका 100% उसमें है कि मुझे वो भावना नहीं है पैसा लेने की, मुझे वो झूठ बोलने का मेरे अंदर नेचर नहीं है, तो आप कार्ड्स लो,
और हाँ, मीनिंग जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि 78 कार्ड्स होते हैं। ओके। माइनर अरकाना हो गया, मेजर अरकाना हो गया। माइनर अरकाना होता है हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में बताता है। मेजर अरकाना होता है थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जो सिचुएशन आती है या कोई इवेंट्स होने होते हैं वो बताता है। हाँ, कार्ड्स के मीनिंग जानने होते हैं, पर अभी तो आपको हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। ओके। हाँ तो जी। इसके लिए आपको स्पेशल कोर्स करना, स्पेशल टीचर, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है? पॉलिश होता है आपका। ओके। आप वैसे खुद भी कोर्स कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर ये है कि अगर कोई अच्छा गुरु है आपकी लाइफ में। बट टैरो रीडिंग में क्या, मैं तो कहती हूँ आप अपनी पर्सनल रियल लाइफ में भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर गुरु रखिए। बिल्कुल होना चाहिए। फिर अच्छा, आपके पास ज्यादा कैसे क्लाइंट्स आते हैं टैरो रीडिंग के अंदर? मेरे पास ज्यादातर करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, और अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड पे जो चल रहे हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कि वही पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, देश का दुनिया का क्या हो रहा है, यही चलता रहेगा, कैसे करेंगे। नहीं, अभी जैसे मैंने रिसेंट में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग रील्स बना देते हैं ऐसे कार्ड्स को कि अभी ये कार्ड निकला, ये हो रहा है। तो ये ऐसे रैंडम किसी के लिए भी बताया जा सकता है? बताया जा सकता है, क्यों नहीं बताया जा सकता। हालांकि वही जैसे मैंने आपको बताया कि वो सच में उसके अंदर वो हीलर क्वालिटी है, सच में उसके अंदर वो भावना है। और बचपन से ये गॉड गिफ्ट भी आप समझ सकते हो कि इट इज अ गॉड गिफ्ट। इंट्यूशन क्या होती है, हर किसी के पास इंट्यूशन थोड़ी ना होती। राइट। तो एक गॉड गिफ्ट है, आप उसको फिर किस तरह से आगे लेके जाते हो। और दूसरी चीज ये है कि आपको उसको मिशन बनाना है नहीं बनाना है, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी था गॉड गिफ्ट, फिर मेरे पास ये टूल भी आया टैरो का बहुत सालों पहले, लेकिन तब मुझे नहीं था कि मुझे टैरो रीडिंग नहीं करनी है, डिकोड नहीं कर पा रहे हाँ, तो मैं दूसरे फील्ड में चली गई। ये वाली चीज होती है, फिर आपका एक टाइम भी आता है। हाँ, देखो वक्त अपने आप लेकर जाता है, डेस्टिनी आपको खींच लेती है जिसका जब समय आता है। अच्छा, ये जैसे अभी आपने इसकी टैरो की बात करने से पहले कहा कि बहुत लोग कॉल करते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड कब मुझे अनलॉक करेगा या कैसे करेगा। तो ऐसे किस एज ग्रुप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं आपके पास? मैम यंग एज के ज्यादातर आते हैं, क्योंकि क्या होता है पता है, एक इमेच्योर होते हैं ना, और एक नई नई जिंदगी, हमारे बहुत सारे सपने। जैसे मैं स्कूल में थी तो मुझे एस्ट्रोनॉट भी बनना था, मुझे बॉलीवुड में एक्ट्रेस भी बनना था, मुझे डांसर भी बनना था, मुझे डॉक्टर भी बनना था। तो एक एज होता है ना, तो हम, और दूसरी चीज क्या, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तुरंत ही। ओके। अरे सामने वाला ये कर रहा है, सामने वाला इंजीनियर है, तो हमारे पेरेंट्स भी, ये तू वो इंजीनियर है, तुम क्या कर रहे हो, कितने मार्क्स आए, फेल हो रहे, ये हो रहे। तो एक इन्फ्लुएंस, एक हमारे अंदर का, हम सुनते ही नहीं है कि हम क्या लाइफ में। एक हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड भी बहुत ये होता है कि एक जो हम इस फील्ड में होते हैं, हीलर्स होते हैं, तो हमें ऐसे ट्रॉमा से, इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। और ट्रॉमास भी, और हम जो अगर बताएंगे तो भी किसको बताएंगे, कोई समझेगा नहीं, क्योंकि उनको चाहिए कि सामने वाले के नेबर के घर में इंजीनियर है, तू भी इंजीनियरिंग कर ले। आपने कभी ऐसा ट्रॉमा फेस किया है? करेंगे तभी तो यहाँ तक पहुंचे। चलिए जरूर बताइए कि ऐसा क्या ट्रॉमा फेस किया आपने। ट्रॉमा तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, देखिए पेरेंटल ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। सबसे मेन चीज तो ये है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता ना किसी का, कि हाँ भाई ये कर लो, अच्छा है आपके लिए। अगर किसी को डांसर बनना है, सी ऐसे ही इसमें क्या रखा है, डांसिंग में अभी नाचेगी क्या सबके, ये वाला एक माइंडसेट हो गया ना उन लोगों का। अरे जो डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर बन जा, अच्छा है, ये अच्छा है। अब ये जैसे मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट कर रही हूँ, क्या रखा है इन सब में, सब लोग तो सिर्फ बातें ही करते हैं, तू भी बातें कर ले, क्या हो जाता है उसमें। तो वो चीज नहीं मिलती, आपको सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, इंसान को अगर, जैसे आपको मैं अगर इन शॉर्ट कहूँ ना, कि मारने वाले 1000 हाथ होते, बचाने वाला एक ही हाथ काफी है। तो आपको नेगेटिव बोलने वाले, बुरा बोलने वाले, डीमोटिवेट करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन कोई एक पर्सन मिल जाए ना आपको वहां से उठाने के लिए, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो वो एक हाथ भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि अगर हम खुद टैरो रीडर है, अभी जैसे आप एस्ट्रोलॉजर है, तो आपको भी चाहिए कि आप किसी और एस्ट्रोलॉजर से अपने बारे में कुछ प्रेडिक्शन वगैरह ले। हालांकि आपका
अब पता ही है आपको अंदर से, मैं तो नहीं लेती। क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है ना कि आपको रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो रेमेडीज भी नहीं करती, मैं तो कुंडली भी हाँ, नहीं देखती। नहीं जो क्योंकि महादेव ने हाँ, लिखा है होगा वही। हाँ, ये है ना मैम कि अगर हम सच्चे दिल से एक किन्हीं को मानते, भगवान को, ईश्वर को पूछते ना सच्चे दिल से, तो फिर तो आपकी लाइफ में चाहे पहाड़ के पहाड़ स्ट्रगल आने लगे, चाहे आंधी तूफान आ जाए, आप तो वही सोचेंगे कि भाई मेरा ईश्वर मुझे नैया पार करेगा मेरी। तो आप वैसे, और हमारा कैसा थोड़ा डे टू डे लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल भी रहते हैं। तो मैं अगर मेरा आप एक्सपीरियंस लोगे तो मैं तो, मुझे जरूरत पड़ती है कि मैं भाई किसी को पूछूं। एक ये होता है कंफर्मेशन, और दूसरी चीज ये भी होती है कि मुझे मेरा चैलेंज भी करना है ना। अच्छा, नॉलेज, हाँ, कि मैंने एक कार्ड निकाला मेरे लिए, मुझे तो पता है, सामने वाले को थोड़ी पता मैं टैरो रीडर हूँ। तो मैं मतलब इट्स लाइक अ, समझ गई मैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैं सीरियस लेवल पे नहीं कि हाँ, पर जब दूसरों का जब रीडिंग करते, क्लाइंट का रीडिंग करते या कोई ऐसे, तो तब मैं फिर सीरियस पे करती हूँ। मेरे लिए तो मैं चल जाता है, चलो अच्छा, इसमें टैरो रीडिंग में जैसे कोई कार्ड आता है तो इसमें क्या रेमेडीज भी दी जाती हैं? हाँ, रेमेडीज तो देते क्या हैं। रेमेडीज देते हैं आप लोग, किस टाइप की रेमेडीज? रेमेडीज जैसे आपके एस्ट्रोलॉजी में हमारे होते हैं, प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं, सूर्य की रेमेडी हो गई, राहु की रेमेडी हो गई, शनि की रेमेडी, उसमें भी नंबर्स होते हैं, कलर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, पिक्चर्स भी होते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे हाँ लिए कोई जी, कार्ड निकालो, हाँ तो जी, कैसे कार्ड निकालोगे? हाँ मैम, आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं है। देखते हैं महादेव क्या निकालते हैं हमारे लिए। मैम आप तो सबसे पहली चीज तो आप बहुत ही ये है कि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अच्छा, आप इतने लवेबल है, आपका जो, आपको पता है आपका मिशन क्या है, दूसरों में प्यार बांटना, और आप इतने लविंग है, केयरिंग है। तो ये एस ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है। अच्छा, क्या आपकी बहुत लविंग केयरिंग है आप, और आपके आसपास वाले जो, वो बोलेंगे कि यार मैम तो बहुत लविंग नेचर के हैं। अब ये तो जो आसपास वाले हैं वही बताएंगे। मैनिफेस्ट, आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो कि भाई आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे ये नई कार खरीदनी है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो आपका बन जाएगा तुरंत, किसी ना किसी तरीके से आपको ऐसे रिसोर्सेस मिलने लगेंगे अपने आप ही। ये और एक चीज मैं आपको एक दूसरी चीज बताऊं, दोनों भी एक नंबर के कार्ड है, ये भी एक नंबर का कार्ड है, ये भी एक नंबर का कार्ड है। तो आपके सूर्य देव तो बहुत पावरफुल है। इसमें नंबर्स लिखे होते हैं? हाँ जी, ये है ना रोमन लेटर में अच्छा। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी ये जो टैरो है, ये हमारे इंडिया से नहीं है। हाँ, वो तो मालूम है मुझे, वेस्टर्न कल्चर है। यूरोपियन कंट्रीज। तो ये है कि ये उसमें रोमन लेटर लिखे हैं। अभी जैसे ये 2 नंबर का कार्ड हो गया। ओके। हाँ, एक स्टार्टिंग में मैंने आपको शायद बताया था कि आपको बहुत नजर लगना वो है, हालांकि आप मानते नहीं है, पर मैं आपको बता रही, ये एक आपको नजर दोष भी काफी लगते हैं। नजर लगाने वाले महादेव खुद ही उड़ा देते हैं। पर ये है कि लगती है आपको। एक हायरोफेंट का कार्ड है मैम, ये 5 नंबर का कार्ड होता है, रोमन लेटर से लिखा होता है 5 नंबर, और ये हायरोफेंट जैसे आप देख रहे हैं, ये 2 पर्सन है जो ये है कि एजेड मैच्योर्ड पर्सन है, और ये जो है ना, ये कुछ गाइड कर रहे हैं उनको, और आपने पहना भी वही सेम कलर है, और ये कार्ड भी वही आया है, मैं क्या बताऊं। तो ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी में, ये एस्ट्रोलॉजर का ही कार्ड है कि जो किसी को गाइडेंस देते हैं, और इनके पास बड़े बड़े मैच्योर्ड से मैच्योर्ड लोग आते हैं, मतलब मामूली आलतू फालतू नहीं आते आपके पास। तो ये और 5 नंबर होने के नाते आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, सब प्रभावित हो जाते हैं आपकी वाणी से। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ मैम, कार्ड्स तो आपके सही निकल रहे हैं। थैंक यू मैम।
चलिए, ऐसे ही लोगों की भी आप हेल्प करते रहिए, जी मैम। क्योंकि कार्ड्स से सही प्रिडिक्शन आनी बहुत जरूरी हाँ। है। कि अगर कार्ड्स के अगर आप लोगों को सर्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कि मिस गाइड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम मैं खुद टैरो रीडर नहीं थी, और मैं भी कभी कभी जैसे जैसे आपको बताया पहले कि मुझे भी थोड़ा ये है कि चलो कि तो बहुत सारे टैरो रीडर तो वो तो बोलते हैं कि अरे 2 नंबर है 4 ने आप तो पैदा ही क्यों हुए क्योंकि हाँ, बहुत ये स्ट्रगल तो देता है 4 यस, नंबर बहुत और जिसका बर्थ और डेस्टिनी 4 एंड 8 आया 8 एंड 8 आया 1 एंड 8 आया वो तो गया काम से पर ये है कि डरना नहीं चाहिए। आप सही एस्ट्रोलॉजर चुनो, आप सही न्यूमरोलॉजिस्ट चुनो, आप सही टैरो रीडर के पास जाओ तो आपकी लाइफ में काफी हद तक गारंटी नहीं देते पर आपकी लाइफ में काफी हद तक चेंजेस आ जाते हैं। आपको लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी ना कि आपने आगे अभी करना क्या है। करना क्या है। हाँ। तो इसमें टैरो रीडिंग में जागृति प्रोफेशन भी बताया जा सकता है कि आप कौन से प्रोफेशन में जा रहे हो? जी। जैसे कोई आपके पास अगर एक क्लाइंट आया, उसने पूछा कि मेरे लिए क्या प्रोफेशन सूट करता है, तो वो भी बताया जा सकता बता है। सकते ओके, ज्यादातर यही आते अच्छा, स्टूडेंट्स आते तो कि क्या कैरियर एक चूज किया जाए। हाँ जी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक स्टूडेंट था, तो वो बोलता है मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ तो मेरी आईटी की जॉब लगेगी क्या, मेरी ये जॉब लगेगी क्या, मैं कितने प्लेसमेंट मेरी हो जाएगी क्या। मैंने बोला तो मैंने देखा तो उसका तो वो था कि ही कुड बी एन आर्टिस्ट। ओके, तो मैंने उसको पूछा आपको आप स्टडी स्टडी मत बोलो, आप कुछ आर्टिस्टिक कुछ करते हो क्या लाइफ में, आपकी कुछ हॉबी है ऐसा मैंने पूछा आपकी कोई हॉबी। तो बोलता मैम मेरे को बचपन से गिटार बजाने का बहुत शौक है और मैंने स्टूडेंट्स भी लिए हुए फिर बाद में पढ़ाई के करके बंद कर दिया। मैंने बोला आप उसी फील्ड में जाओ, वहीं आपका सही, लक अच्छा है और बिल्कुल। पढ़ाई जॉब कर लोगे अभी 10-12 हजार से स्टार्ट करोगे फिर आप एक सर्टन लेवल पे आके कितना आप वो कर लोगे। एक आपकी हॉबी है एंड यू आर कनेक्टेड टू योर सोल लेवल विद दैट गिटार। गिटार से उसका क्या एक सोल कनेक्शन भी है राइट, और उसका वो हॉबी भी रहा है और उसने हालांकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स भी लिए थे तो उससे उसकी कमाई भी तो हुई। तो मेरा क्या गाइडेंस बनता है कि मैं उसको पहले तो उसकी हॉबी उसको एनकरेज करूं कि आपको अभी भी उस चीज में है इंटरेस्ट है तो बोलते मैम ये तो मेरे एकदम सोल जैसा मेरा बेस्ट फ्रेंड म्यूजिक। तो मैं बोला आप उसमें क्यों नहीं आगे बढ़ते। मतलब बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। अच्छा, एक आपने कहा कि आप वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। वास्तु कितना रोल निभाता है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए? मैम बहुत निभाता है। वास्तु हो गया, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। हालांकि अभी हम वास्तु की बात करें तो मान लीजिए जैसे टैरो हो गया तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे क्लाइंट से बात कर रही हूँ, 1-2 जन हो जाते हैं। मान लीजिए ऑनलाइन पे कोई सिस्टर बात करते हैं, मदर डॉटर बात करते हैं, या कोई अगर स्टूडेंट पूछ रहा है तो उसके पेरेंट्स भी होंगे साथ में कि मैम ये नहीं उसको ये गाइड दो इसके बारे में क्या। तो 2-3 जने हो गए मान लीजिए, या रिलेशनशिप में है तो उसमें भी 2 जन तो चाहिए तो 2 जनों का हो गया। वास्तु का क्या है, आप अगर एक ऑफिस का वास्तु कर रहे हो तो एक ऑफिस में 1500 लोग भी काम करते हैं, 2000 लोग भी काम करते हैं, 15 लोग भी काम करते हैं। तो वो पूरा वास्तु जो करते हैं ना वो पूरे सबके इम्पैक्ट करता है। एक घर में 15 लोग भी रह सकते हैं, एक घर के अंदर 50 लोग भी रहते हैं, एक घर में एक जना भी रहता है। तो वास्तु सबको इम्पैक्ट करता है वो। इसको थोड़ा सा आप अगर ऑडियंस को एक लेमैन लैंग्वेज में समझाएंगे क्या चीज़ है, क्योंकि अभी बहुत सारे मिथ चल रहे हैं इंस्टा पे कि अगर आपकी घर की टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है तो उस घर में कैंसर होगा ही होगा। बिल्कुल सच बात है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने घर पे एक एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट पे आप अपने घर पे टॉयलेट लगाओ और उस घर में रह के देखो। अच्छा, ऐसा होता है? कर लो आप फिर, नहीं यकीन है तो। नहीं तो जिनके पास घर है जिसका, अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जरूरी नहीं ना कि सब लोग वास्तु को फॉलो करते हो, तो कि 100% है कि उस घर में कैंसर का पेशेंट होगा ही होगा? 99% तो है। ऐसा है? तो क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को बहुत संभल के चलनी चाहिए? एक ये होता है रेमेडी के नाम पे सब ये बोलते हैं टेप लगा दो, या फिर अगर हो सके तो वो वॉशरूम आप
दूसरी जगह पे शिफ्ट कर नहीं, दूं। अगर जैसे मुंबई जैसा शहर है, मुंबई जैसे शहर ठीक है, में अभी 10 बहुत बाई 10 मुश्किल के, है, हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत छोटे मुश्किल है, छोटे छोटे होते घर हैं, चलिए हाँ। दूसरी जगह पे हो, बड़े घर होते हैं, यहाँ पे रहने का स्पेस ही नहीं है। एक यूजुअली अगर हम देखें, रहने की जगह नहीं है। अब किसी को घर मिला, वो ये नहीं देखेगा कौन से जोन में घर है, नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ में है या कहाँ और है। मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, पहले तो उनके माइंड में ही नहीं आएगा मैं कुछ हाँ, वास्तु वगैरह वास्तु करूं। करना है, तो फिर और ऐसे लोग हाँ, क्या करेंगे? वो लोग क्या कर सकते हैं, या तो टेप लगा सकते हैं, पर फिर भी वो रेमेडी इतनी काम नहीं करती, तो 30 to 40% ही आपको इफेक्ट देगी, ज्यादा इफेक्ट नहीं देगी। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर आपके पास सुविधा है तो आप घर चेंज, यहाँ रहते हो रेंट पे, वैसे दूसरी जगह पे रेंट पे रह लो, क्या हो गया। चलिए, जो रेंटल में रहता है, रेंट पे रहता है, वो तो चेंज कर लेगा। जिसका जिसने खुद पाई का, पाई जोड़ के घर बनाया हो, वो क्या हाँ, करेगा? तो वो भी तो बेच के नया घर नहीं ले सकता। मतलब पर्टिकुलर ये और आप जरूरी जैसे है। बोल रहे हैं मुंबई, मुंबई में तो रियल एस्टेट के भाव आसमान छूते हैं, तो उल्टा उसके लिए अच्छा है, उसने 6 साल पहले घर खरीदा होगा 5 लाख का, आज उसके 10 लाख आते हैं, तो अच्छा ही है ना। तो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्लेस करनी चाहिए घर के अंदर? देखिए नॉर्थ ईस्ट जो होता है ना, ये तो क्लियर कट जोन है हमारे भगवान जी का, ईश्वर बिल्कुल, का, आराधना का। बिल्कुल। जो साउथ वेस्ट जोन होता है वो हमारे पितरों का है, ये तो आप क्लियर कट एक माइंड में बिठा ही लो। और दूसरी चीज, ये साउथ ईस्ट जो होता है हमारे माँ लक्ष्मी का। तो और हाँ, एंट्रेंस जो है ना वो अगर साउथ में ना हो, क्योंकि वो बोलते हैं यम की दिशा मानी जाती है, तो साउथ में अगर आपका एंट्रेंस ना हो, नहीं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। अभी जैसे आप किसी आप ना एक जब एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो रीडर के पास आप जाते हो, जैसे हम जैसे हीलर के पास, जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंट्यूटिव है सच में, और सच में दूसरों की हेल्प करने के लिए हमारा मिशन है, तो ऐसे किसी लोगों के पास आप जाओगे ना, तो आप ऐसा समझो कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर, अगर आपने रिपोर्ट दिखाया, कोई पेशेंट है, उसका चांस नहीं है, डॉक्टर बोल देगा भाई नहीं चांस है, आप इनको ले जाओ, आप इनकी सेवा करो घर पे। तो हमारा भी वैसा ही है कि अगर ये वास्तु के हिसाब से ये अकॉर्डिंगली ये नहीं हो रहा है, टैरो में ये नहीं हो रहा है, आपने जैसे रेमेडीज का बताया कि नॉर्थ ईस्ट में ये टॉयलेट रखा तो फिर ये चीज होगी, तो नहीं है पॉसिबल, तो मैं तो साफ बोल देती हूँ ये चीज नहीं हो पाएगी। अच्छा, आपके घर में फिर ये कन्फ्लिक्ट और ये चीज रहेगी। नहीं, जैसे ये चलो नॉर्थ ईस्ट तो यूजुअली हो गया। अब किसी घर के अंदर उसको नहीं पता कि उसे घर का वास्तु खराब है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बहुत झगड़े हैं, बच्चे सक्सेस नहीं हो रहे, तो उसमें क्या रीजन है कि कैसे एक आम इंसान समझे कि मेरे घर का वास्तु खराब है? समझो वो नॉर्थ ईस्ट के घर में रह रहा है, वास्तु के अकॉर्डिंग घर बना हुआ है, सब कुछ एप्रोप्रिएट बना हुआ है वास्तु के अकॉर्डिंग, फिर भी घर के अंदर अचानक से ऐसा हो गया कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हो गए या बच्चे सक्सेस नहीं हो रहे, तो ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए या ऐसी क्या गलत चीज आ जाती है घर के अंदर, वास्तु के अकॉर्डिंग हम प्लेस कर देते हैं, जो कि हमें नुकसान दे सकती है? बहुत सारे, देखिए मैम 16 एक्चुअली 32 डायरेक्शंस है, और हम पुराने टाइम में भी हम 16 डायरेक्शंस में काम करते थे, तो सबकी सभी डायरेक्शंस की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है कि ये नॉर्थ वेस्ट का हो गया, नॉर्थ ईस्ट का हो गया, नॉर्थ का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, ईस्ट का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, ईस्ट ऑफ ईस्ट का, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो जितनी हमारी जो 32 डायरेक्शंस है या 16 डायरेक्शंस ज्यादातर सब प्रिफर करते हैं, तो हर एक डायरेक्शंस की अपनी अपनी एक एट्रीब्यूट्स है। कि यहाँ पे आपने शू रैक नहीं रखना, यहाँ पे आपने डस्टबिन रखना है। आप कुछ ऐसी चीजें बताओ जो एक आम ऑडियंस को समझ में आए कि मुझे ये चीजें जो पर्टिकुलर होती हैं, जैसे आपने कहा डस्टबिन के लिए कि डस्टबिन नहीं ऐसे रखना चाहिए, शू रैक किस जगह पे नहीं रखो, बेड का किस साइड में सोने की दिशा होनी चाहिए, किस साइड में पैर की दिशा होनी चाहिए, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें बताओ। जैसे आप ना अगर कपल के लिए पूछ रहे हो कि कपल का थोड़ा, तो आप कपल का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में रख दो। नॉर्थ वेस्ट हाँ, में, okay. अगर जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है, या फिर कोई एंटरटेनमेंट के फील्ड में, आप उनका बेडरूम साउथ में रख दो। अगर पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो साउथ ईस्ट अपना ठीक कर दो, वहां पे प्लांट्स रख सकते हो। और प्लांट्स का भी अगर मैं आपको बताऊं तो प्लांट्स आपने ना ईस्ट ईस्ट ऑफ ईस्ट में रखना है,
नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, साउथ ईस्ट में रख सकते हो, बस और किसी दिशा में आप फिर Plants उसको नहीं वो, होना हाँ चाहिए। आपने देखा होगा किसी किसी जगह पे ना पूरा ये भर देते हैं पूरा ऑल ओवर। ये गलत है, ओके। क्योंकि हर एक डायरेक्शन का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो आप उसी सा आप ऐसा है, आप अगर डॉक्टर के पास आए हो, डॉक्टर भी तो आपको वही बोलता है ना, अगर आपको हेडेक है तो पेट दर्द की दवाई नहीं देगा, हेडेक है तो फिर आपको वही बोलेगा बाबा स्कैन करवा लो, हेड से रिलेटेड आपको, फिर हेड से रिलेटेड आप हेड के ये न्यूरो सर्जन या उनके पास जाते हो, फिर आप वो पेट दर्द वाले या ऐसे उसके नहीं। तो अगर आप वास्तु के बारे में पूछ रहे हो, आप पहले तो ये देखेंगे कि आपका किस में इश्यू है, कपल को लेके इश्यू है, स्टूडेंट को लेके कुछ इश्यू है, पढ़ाई का कोई इश्यू है, रिलेशनशिप का इश्यू है, शादी नहीं हो रही है, पैसों की दिक्कत है, या किसी किसी के तो मैंने ऐसे भी क्लाइंट लिए कि उसके नेबर्स बहुत परेशान करते। अच्छा, हाँ, वास्तु में नेबर्स का भी आ जाता है? नेबर्स का आता है, पितृदोष आता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है उसमें। तो पहले तो हम ये निवारण कर, पहले तो आप पर्पस देखो कि आप किस पर्पस से आए हो एस्ट्रोलॉजर के पास, फिर उस हिसाब से आपका वो निवारण होगा ना। नहीं, मैं वही आपसे पूछना कि हम्म। जैसे अब हर इंसान आपको नहीं अप्रोच कर पाएगा, तो मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं टैरो के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, नहीं, वो वास्तु वही अप्रोच कर सकता है जो मुंबई बेस्ड है? नहीं, ऑनलाइन करती हूँ। अच्छा, मैं ऑनलाइन। ऑनलाइन करती हूँ। आप मैंने जैसे बताया, मैं यहाँ मुंबई में बैठ के मैं किसी कनाडा वाले अगर कोई क्लाइंट रहेंगे या ब्राजील वाले कोई क्लाइंट रहेंगे तो ऑनलाइन में वो भी कर सकती हूँ। तो वास्तु कैसे ऐसे हो जाएगा? वास्तु वास्तु तो आपको जाना पड़ेगा ना? हाँ, उसका मेरे को मैप मिल जाएगा ना, प्रॉपर मिल जाएगा। प्रॉपर मैप मिल जाएगा। और भी चीजें होती है वो भी हम फिर आगे, अभी पॉडकास्ट में तो खैर लंबा पड़ जाएगा पॉडकास्ट डिटेल के लिए। नहीं तो थोड़ा सा ये हाँ चीजें, जी। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपने बेडरूम में प्लांट्स रख लेते हैं, या अपनी बालकनी में तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बेडरूम में रख लिए, किचन में प्लांट रख लिए, बहुत सारी जगह ऐसे कि वॉशरूम में प्लांट्स रखे जाते हैं। गलत है। तो यही चीज है कि रैंडम जो ऐसी चीजें, ऐसी टिप्स ऑडियंस को बताइए जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। आप क्रिस्टल्स रख सकते हो। ओके। और एक ये है कि आपने जैसे प्लांट्स का बताया, तो नकली प्लांट अवॉइड करिए, रियल प्लांट हो तो अच्छी बात है। और जैसे अगर साउथ ईस्ट में आप रख रहे हो तो आप रोज के प्लांट रख सकते हो। कोई आप जैसे अभी फेंग शुई में वो बाम्बू प्लांट वगैरह वो रख सकते हो, कि जिसमें एक ये है, दूसरी चीज ये भी है जिसमें कांटे वगैरह बहुत हो ना, वैसे वाले प्लांट्स अवॉइड करने चाहिए। एक और खिले खिले हो पौधे, कि जैसे एक, क्योंकि वो जीवन है ना, जीवन है। तुलसी माता का प्लांट रख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है, और वो तो हर्ब्स भी है। अच्छा है वो। अगर आप मानते हो, आप हिंदू रिलीजन से हो, तो आप वो भी तुलसी का प्लांट भी रख सकते हो। देखो, तुलसी का पौधा तो हर सनातनी के घर पे होता ही है, और वो पूजनीय होता है। हाँ, तो उसको ना तो कोई बेडरूम में प्लेस करेगा, ना मेरे ही कहीं घर और पे प्लेस। नहीं है। आपके घर में तुलसी मैया का पौधा नहीं है? वेरी स्ट्रेंज। नहीं, मतलब कैसा है कि जैसे अभी ये चीज में अच्छा पॉइंट है। अभी जैसे हम लोग, तुलसी माता का पौधा था, हम लोग सारे बाहर चले गए घूमने फिरने 15-20 दिनों के लिए, तो तुलसी माता की सेवा रक्षा कौन करेगा, उनको पानी कौन देगा? तो फिर आते टाइम फिर वो जैसे मुरझा जाते हैं, तो ये मुरझाए तो अच्छी बात नहीं है ना। जैसे भगवान की मूर्ति है, ये भी टूटी फूटी नहीं रखनी चाहिए। कोई कोई लोग के एकदम टूटी हुई मूर्ति, टूटे हुए फ्रेम, फोटो, वो वास्तु दोष करता है वो। नहीं, वो वास्तु दोष करता है, लेकिन जो आपने कहा कि तुलसी मैया के प्लांट्स लिए मुरझा जाते हैं, वो मेरे को देख के बहुत फील हुआ कि भाई मेरे प्लांट्स है, और वो ऐसे जब हम वापस आए तो पूरे मुरझाए हुए, सूखे हुए, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करते। तो फिर वो निकाल दिया, जो वो पूरा ही मुरझा गया था, तो वो निकाल दिया फिर। तो आपने तुलसी मैया से माफी मांग के दोबारा नहीं लाना हाँ, पसंद मैं तो किया? रोज ही माफी मांगती हूँ भगवान से, कि अभी हम इंसान है ना, मामूली इंसान है, हम रोज ही गलतियां करते माफी तो दिन रात मांगते ही रहती हूँ गलती भी करेंगे और माफी मांगेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जागृति, जैसे अभी हम टैरो की बात कर रहे हैं और न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं वॉर को लेके।
बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में उथल पथल हो रही है। और अभी रिसेंट में आपने देखा कि मोदी जी की एक स्टेटमेंट से सब ज्वेलर्स डर गए हैं कि 1 साल तक कुछ भी कोई गोल्ड परचेज ना करे। उनकी एक स्टेटमेंट बहुत लोगों के घर के लिए बहुत मुश्किल का काम हो सकता है बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जिनके घर का चूल्हा भी ना चले। हाँ मैम, बहुत आपने सारे। बोला ना मोदी जी के एक स्टेटमेंट से बहुत सारे ज्वेलर डर गए, हम भी डर गए। आप भी ज्वेलर्स हैं? नहीं, ज्वेलर हाँ। नहीं है, पर हाँ, दिल में ये आता है डर है कि ज्वेलर का बात नहीं है, ये है कि ओवरऑल क्या चल रहा क्या है, चल रहा है कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। और आपने सुना होगा कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने 3 अनाउंसमेंट की है ऐसी, बिल्कुल। ज्वेलर्स को लेकर ही नहीं, बिल्कुल। पेट्रोल डीजल को लेकर भी की है। और दूसरी चीज, मैं टैरो से अगर देखूं तो ज्यादा मैं आपको बता पाऊंगी। एक तो है, तो स्कैरियस्ट थिंग तो है, डेंजर वाली बात है, ज्वेलर्स के लिए ही नहीं, ट्रैवल एंड टूरिज्म वालों के लिए भी दिक्कत वाली बात है। और पेट्रोल डीजल का भी मैं आपको बताऊंगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अभी सिचुएशन ऐसी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और ये जहां से आया है ना एक्चुअली, तो ये आया कहाँ से, अमेरिका और जो ईरान का युद्ध छिड़ा है वहां से आया, इजराइल और ये सब। तो हमारी तो उसमें मध्यस्थी रही है कि चलो आपस में पीस मेकिंग का काम किया है हमारे मोदी जी ने। पर कुछ कुछ लोगों को शांति पसंद नहीं आती है। हमारे घर पे भी ऐसे लोग होते हैं, उनको शांति पसंद नहीं आती है। हमारे परिवार में ऐसे लोग होते हैं, उनको शांति पसंद नहीं आती। तो ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी है आज की डेट में जिनको शांति पसंद नहीं आती, तो उनके करके कितने लोग भुगतते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी कोई भी निर्णय लेते हैं अपने लिए नहीं लेते, अपने देश के लिए लेते हैं। मोदी जी भी एक हीलर है, बहुत और बड़े हीलर हैं वो। उनके अंदर भी एक दैवीय शक्ति है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो जानता है, वो बोलते हैं ना, व्हेन यू नो यू नो। यस, क्योंकि उस इंसान के एस ऑफ अंदर पेंटिकल्स का कार्ड आया है 1 ईयर, ये 1 ईयर दर्शाता है। अगले ये साल तो ये सिचुएशन रहेगी रहेगी। इट इज अ 1 ईयर। पेंटिकल्स का कार्ड है ना, तो इतनी जल्दी तो ये सिचुएशन नहीं जाने वाली है। घर का कार्ड है, और रियल एस्टेट को अभी, जैसे ये पॉइंट तो था सिर्फ पेट्रोल डीजल का और ज्वेलर्स का, ये घर का कार्ड है। तो घर में आपस में लड़ाइयाँ होना, ये पैसा ही नहीं होगा तो ना रिलेशनशिप चलते हैं, ना बिजनेस चल पाएंगे। घर में जैसे भूखमरी और जॉब नहीं होना, ये सारी सिचुएशन दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, हालांकि ये कार्ड पॉजिटिव है, पर हम पूछ क्या रहे हैं, तो ये है कि ये जो सिचुएशन है ना, पूरी अपसाइड डाउन होने वाली है। मतलब अभी जो थोड़ा शांत दिखाई दे रहा है, पर वो शांत रहेगा नहीं। आने वाले जून जुलाई के बाद ना थोड़ा और महंगाई भी बढ़ेगी, ट्रैवल एंड टूरिज्म को भी इफेक्ट होने वाला है, ज्वेलर्स को तो इफेक्ट हो रहा है। तो घर में भी आपस में अंदर अंदर रिलेशनशिप बहुत खराब होंगे, क्योंकि क्या है, पैसों से ही सारी चीजें चल रही है। घर में पैसा आएगा तो रोटी आएगी। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, जो मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास के जो मजदूर लेवल के, उनको बहुत इफेक्ट होने वाला। और ये जून जुलाई के बाद होगा। हर्मिट का कार्ड आया है, जो बड़े बुजुर्ग वगैरह जो है ना, बुजुर्ग वर्ग भी, मतलब उनको भी ऐसा है कि नहीं ठीक सिचुएशन है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग वगैरह है, तो आप अगर मान लीजिए कोई बीमार है, तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके पास उनकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं हो। किसी किसी के घर पे ये वाली सिचुएशन भी हो जाएगी कि जो अगर बड़े बुजुर्ग कोई बीमार है घर पे, तो उनके पास मेडिसिन के भी पैसे ना बचे। ये वाली सिचुएशन भी हो जाएगी। जो अपर क्लास के लोग हैं ना, उनको तो कोई इफेक्ट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा। जो जैसे बिलियनर ट्रिलियनर है, उनके लिए इतना इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि हम तो सब चाहते हैं हम सभी बिलियनर ट्रिलियनर बने, हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, पर किस्मत भी होती ना। हाँ, ये सिचुएशन चेंज होगी। सन का कार्ड है, सन का कार्ड ये है, और दूसरी वाली देखिए टावर मूवमेंट भी है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, और ये जो बता रहा है ना,
ये क्या है, ये किसी की एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ अभी। ये क्या है, जो बाहर के देश का जो अभी प्रेसिडेंट है ना, तो ये सारी चीजें करवा रहे हैं। ओके। ये कुछ नेगेटिव वे में भी करवा रहे हैं। और ये जो सारी जो देख रही हूँ ना मैं, ये लड़ाइयाँ और ये सारी चीजें जो हो रही है, ये किसी इंसान के अकेले की बस की बात नहीं है। ओके। अगर आपने सुना होगा कि अभी अमेरिका में और किसी किसी देशों में बड़े बड़े यूएई के खाड़ियों, ये सी जो बड़े बड़े अभी जो ईरान, तो वहां पे ये गेट 51 वगैरह भी है। और वहां पे नीचे समुद्र के बीच में कितने यूएफओ वगैरह भी है, एलियंस भी होते हैं, और वो भी हमसे इंसानों से कुछ कुछ कनेक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव सोल्स होती है, जो हायर लेवल। तो ये जो मैं देख रही हूँ ना, ये किसी इंसान के बस की ये लड़ाई नहीं है। ये अभी जो लड़ाई हो रही है ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे वो बोलते हैं ना, बुराई पे अच्छाई की जीत, जैसे हर युग में होता है। तो अब ये वाली सिचुएशन हो गई है। ओके। तो ये किसी इंसान के अकेले का काम नहीं है। ये जो कुछ नेगेटिव एंटिटीज है, जिनको अभी हाल फिलहाल में पश्चिमी जगत में तो बहुत उनको मानते हैं सब, वो ईश्वर की पूजा नहीं करते, वो किसी शैतान की पूजा करते, वो किसी और चीज में होते। तो शैतान और भगवान की लड़ाई है जो हर युग में जो होता है ना, फिर अवतार होते हैं और वो मानव कल्याण के लिए जो आते हैं। तो ये वैसी वाली सिचुएशन है, किसी मामूली इंसान के बस की तो बात भी नहीं है इतना कुछ कर देना। तो ये वाली सिचुएशन है, और ये सारे मैसेजेस सबको मिल रहे हैं, जो आप जैसे, आपके जैसे हीलर है, आप है जो हायर सोल से कनेक्ट करते हैं, हाई लेवल जो मेडिटेशन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे देश में बड़े बड़े संत महात्मा है, तो उनको सबको पता है कि ये मामूली इंसान ये नहीं करवा सकते, उनके बस की बात भी नहीं है। ये अलग टाइप का, अभी ये वॉर जो है ना, ये अर्थ से कि ये है कि हम अर्थ को कैसे कंट्रोल करें। कुछ नेगेटिव एंटिटीज है, वो उसको अर्थ को कंट्रोल करना है कि सारा कुछ मेरे अंडर में हो। और जो पॉजिटिव लोग हैं, जो मानवता का संदेश देते हैं कि हमारा अर्थ कैसे बचा रहे, कैसे सर्वभवन्तु सुखी ना हो, तो एक उनका और इनका युद्ध चल रहा है। हाँ, तो ये आप अगर कोई ये बोलेगा कि ये ट्रम्प का, नीत्याहू का, ये इंडिया पाकिस्तान वैसा वाला, तो आपको बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है। इंटरनली जो है ना, इंटरनली वो सूक्ष्म जगत में वो युद्ध हो रहा है। चलिए, वॉर का रहा जी। अब बहुत चर्चित टॉपिक जो इस समय चल रहा है, जैसे वॉर चल रही है वैसे चर्चित टॉपिक एक आईपीएल भी है। हाँ जी। जो कि समाप्त होने की कगार पे है। हाँ जी। तो ये बताइए कि आफ्टर द आईपीएल कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसकी जिंदगी चमकने वाली है? मैम, मैंने जिन जिन लोगों का रीडिंग किया हुआ है, एक तो 9 नंबर वाले जर्सी के जो है, जो 9 मतलब टोटल 9 पे आता है, एक तो उनकी किस्मत चमकेगी। दूसरा है नारायण सिराज, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, रघुवंशी, बहुत अच्छा करियर है आगे। 2027 में ना, 2027 के बाद हो सकता है विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा ना दिखे। अच्छा। हाँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा 2027 के बाद हो सकता है वो आगे ना दिखे इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्यों, संन्यास लेने वाले हैं? अभी वो तो आपको बाद में पता चलेगा, 2027 में पता चलेगा। आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है? हो सकता है ले 2027। इसको आप अपने कार्ड से अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? जरूर। विराट कोहली को ना एक जज्बा बहुत है खेलने का, ये जज्बे का कार्ड है, और बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा। जब खेलने पे आते हैं तो कि बस मेरे को ये बल्ला उठाया, एक तोड़ एकदम स्टेडियम के बाहर सिक्सर पे सिक्सर मार दूं, कुछ मैं अपना स्कोर बना लूं, तो ये जज्बा बहुत है उनके अंदर। पर ये फैमिली का कार्ड है, उनके 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे यहाँ पे, तो हैप्पी फैमिली है।
बहुत अच्छी बात है। और हालांकि ये मुझे नहीं लगता ये यहाँ इंडिया में रहते हैं, मुझे लगता है ये बाहर सेटल है। तो इनकी फैमिली के चलते ये कुछ डिसीजन लेंगे क्रिकेट से रिलेटेड। ये चलिए, बहुत बहुत सारी बातें करी आपने, बहुत कुछ अच्छा बताया जी और बहुत सारे लोगों को समझाया भी कि टैरो रीडिंग से क्या आंसर्स आ सकते हैं और कौन से टैरो रीडर्स के पास जाना चाहिए। वास्तु के बारे में और न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी आपने बातें करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।